बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से सरफराज फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम जमात नहम की गज़ल नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लिखी है हमारे शायर नासिर काज़मी साहब ने। आइए हम आज की बाकायदा गज़ल पढ़ते हैं, उसकी तशरीह समझेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे, उसके अंदर जो फ़नी महासिन है उनको समझेंगे और उसके बाद इस तशरीह को आप अपने अल्फाज में लिखने के काबिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए आज का अपना सबक जो है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला शेर है जो हमारे पास, गम है या खुशी है तुम, मेरी जिंदगी है। देखने में आपको ये बहुत सादा सा शेर नजर आ रहा है, लेकिन इतने सादा अशार जो कि पूरी कहानी बयान कर रहे होते हैं, देखने में बहुत आसान है लेकिन लिखना इनके लिए, इनको लिखना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे कि नासिर काज़मी साहब हैं, उर्दू शायरी के मशहूर शायर हैं, उन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत का दुख और अपनों की जुदाई को बर्दाश्त किया और यही वजह है कि उनकी शायरी के अंदर बच्चों हमें उदासी, महरूमी, तन्हाई, एहसास शिकस्त और जिंदगी के दुख जो है वो हमें दिखाई देते हैं। उनकी शायरी के अंदर ये मौज़ूआत हमें नजर आते हैं, ये दुख जो है हमें उनकी शायरी में मिलते हैं। इसकी अगर तशरीह देखते हैं इस शेर की, तो इस शेर में शायर कहते हैं कि शायर अपने एक दोस्त की अहमियत और उसकी मौजूदगी को अपनी पूरी जिंदगी का मरकज या सेंटर करार देते हुए या महवर करार देते हुए कहते हैं कि अगर मेरे दिल में गम है या खुशी है, इन दोनों की बुनियाद सिर्फ तुम हो। अपने दोस्त के हवाले से वो बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरा हर जज्बा, हर कैफियत सिर्फ तेरी वजह से है। जब तू मेरी जिंदगी में है तो जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी का हर रंग तुझसे जुड़ा हुआ है। और शायर कहते हैं कि अगर मैं दुखी हूँ इसलिए कि तू दूर है, और अगर खुश हूं तो इसलिए कि तू करीब है। यानी कि शायर अपनी अपने गम और अपनी खुशी की जो वजह है वो अपने दोस्त को करार दे रहे हैं। और बच्चों, यहाँ पर गम और खुशी जो दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वो सिर्फ जज्बात नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल कैफियत हयात की अलामत है, जिंदगी की एक कैफियत को बयान कर रहे हैं। और शायर कहता है कि जिंदगी का हर लम्हा, हर हालत सिर्फ तुझसे मुंसलिक है। यानी कि उनकी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी है वो उसको अपने दोस्त के साथ जुड़ा हुआ करार दे रहे हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पर जो है महबूब जो है वो सिर्फ एक शख्स नहीं है, बल्कि शायर के एहसासात, जज्बात और शायर की रूह बन चुका है। और शायर के लिए न सिर्फ उनके दोस्त या महबूब का होना जरूरी है, बल्कि हर कैफियत की बुनियाद ही वो दोस्त है। इस शेर को अगर आप देखें तो इस शेर की खूबसूरती ये है कि सिर्फ दो मिसरों के अंदर एक पूरी दास्ताने इश्क बयान कर दी गई है। और इसको शायरी में एजाज का हुस्न कहते हैं, यानी कि कम अल्फाज में एक मुकम्मल बात कहना। और इसके साथ साथ बच्चों, आपने देखा यहाँ पर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक है गम और खुशी। ये दो मुतजाद कैफियत होती हैं, यानी कि दो ऑपोजिट एहसासात होते हैं, सिचुएशंस होती हैं। लेकिन शायर ने इन दोनों अल्फाज को या दोनों कैफियत को एक साथ लाकर सनत तजाद का एक खूबसूरत इस्तेमाल जो है वो किया है, जिससे जज्बात की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर नजर आती है। इंसान के इमोशंस, फीलिंग्स वो हमें दिखाई देती हैं कि इंसान खुश होता है तो कैसा होता है, दुखी होता है तो कैसा होता है। क्योंकि शायर ने यहाँ अपने दुख और खुशी सब कुछ अपने दोस्त को करार दिया है। तो दोनों मिसरों के आखिर में आने वाला एक लफ्ज बच्चों जो है तू, ये इस गजल के अंदर जो है नगमगी और इसके तासुर के अंदर इजाफा करता है। यानी कि जो रदीफ है उसके अंदर काफिया और रदीफ दोनों रंग हमें दिखाई देते हैं।
मुख्तसरन अगर आप कहें तो अलगर्ज, ये शेर जो है मुख्तसर है, छोटा है, मगर इसके अल्फाज जो हैं वो सादा होने के बावजूद बहुत गहरे मानी रखते हैं। उनके अंदर बहुत गहराई है, उनके अंदर बहुत गहरे मतलब छुपे हुए हैं। इसी वजह से ये शेर इंसान के दिल पर गहरा असर छोड़ता है। और साथ ही साथ शायर ने महबूब या दोस्त को अपनी जिंदगी का महवर करार देते हुए, सेंटर करार देते हुए इश्क की इंतहा भी बयान कर दी है। अलगर्ज एक मुख्तसर मगर ये एक पुरअसर शेर है। आइए हम दूसरे शेर की जानिब बढ़ते हैं। दूसरे शेर के अंदर शायर कह रहे हैं, आफतों के दौर में चैन की एक घड़ी है तू। यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चों, ये शेर जो है हमारे शायर नासिर काज़मी की शुरा अफ़ा गजल गम है या खुशी है तू का हिस्सा है, और जिसके अंदर वो इंसानी जज्बात, खासतौर पर मोहब्बत, गुर्बत और तन्हाई के एहसास को बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी तशरीह, इस शेर में शायर आफात, मुसीबतों और दुनियावी परेशानियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये वो दौर है जब हर तरफ मायूसी, दुख और बेचैनी है, मगर इन तमाम मनफी हालात में भी शायर को अगर कोई एक लम्हा सुकून देता है या शायर अपने आप को पुरसुकून महसूस करता है, तो वो लम्हा है महबूब की मौजूदगी का, जब वो उसके साथ होता है, उसका दोस्त। और नासिर काज़मी ने यहाँ पर चैन की घड़ी जैसी अलामत का इस्तेमाल करके जज्बाती सुकून को बहुत खूबसूरती से वाज़ह किया है। और बच्चों, यहाँ चैन की घड़ी सिर्फ एक वक्त नहीं है, बल्कि ये रूह की आसूदगी, दिल का करार और मोहब्बत की हरारत की अलामत है। और चैन की घड़ी एक तशबीह भी है, जिसमें महबूब को उन लम्हों से तशबीह दी गई है जो सुकून और राहत अता करते हैं। और यहाँ पर शायर जो हैं, आफतों के जो दौर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, उन्होंने इसको बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया है, जो कि दुनियावी मसाइल, तनाव और जिंदगी की दुश्वारियों की अलामत है। मुख्तसर शायर ने मुख्तसर अल्फाज में एक गहरा जज्बाती मंजर पेश किया है, और सिर्फ एक मिसरे में मोहब्बत, गुर्बत और सुकून जैसे बड़े एहसास सिमट आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, नासिर काज़मी के कलाम में हमें जज्बात की लताफत और नफासत नजर आती है, यानी कि खूबसूरती नजर आती है, उम्दगी नजर आती है। और नासिर काज़मी दर्द को भी नरम लहजे में और एक महज़्ज़ब अंदाज में सिविलाइज्ड तरीके से बयान करते हैं। इसीलिए ये शेर सिर्फ एक मोहब्बत करने वाले का जज्बाती इजहार नहीं है, बल्कि इसमें वो इंसानी एहसास भी झलकता है जो मुश्किल वक्त में हमें किसी अजीज की मौजूदगी की सूरत में मुयस्सर होता है। यानी कि जब हम परेशान होते हैं तो हम चाहते हैं कि उस वक्त हमारा कोई अपना हमारे साथ हो, जो हमारा गम बांटे, हमें हौसला दे, हमारी मुश्किलात में हमारे साथ खड़ा हो। तो उस वक्त वो शख्स उस मुसीबत के दौर में, उस मुसीबत के वक्त में, मुश्किल की घड़ी में हमारे लिए एक राहत का लम्हा होता है, राहत का सुकून का जरिया बनता है। तो नासिर काज़मी ने इस शेर में फनी चाबुकदस्ती से इंसानी दिल की इस नरमी को बेहतरीन अंदाज में बयान किया है, जिससे इस शेर को पढ़ने वाला बराह रास्त जुड़ जाता है और महसूस करता है। जो यहाँ पर इस गजल का तीसरा शेर है, मेरी रात का चिराग, मेरी नींद भी है तू। यानी कि शायर यहाँ पर अपने दोस्त के बारे में या महबूब के बारे में ये कह रहे हैं कि वो उनकी रात का चिराग भी है, उनके जागने की वजह भी है और उनकी नींद का सुकून भी है। इस शेर के अंदर नासिर काज़मी अपने दोस्त से या महबूब से मुखातिब हैं, और वो कहते हैं उसके उसकी अहमियत का एहसास दिलाते हुए उसे अपनी रात का चिराग और नींद की मिसाल देकर उसकी अहमियत को मजीद वाज़ह करते हुए कह रहे हैं कि रात का चिराग यानी जागने की या शब भर बेदार रहने की वजह और नींद की राहत सिर्फ उसके महबूब की मौजूदगी में ही मुमकिन है। इसका एक मतलब ये है कि मोहब्बत के बगैर शायर की जिंदगी की रात भी अंधेरी है और नींद भी बेसुकून है।
اور شاعر اس شعر میں اپنی رات کے سکون کی حالت کو اپنی محبت سے یا اپنے محبوب سے وابستہ کرتے ہیں، اور رات کا چراغ وہ روشنی ہے جو انہیں اپنی محبت سے ملتی ہے۔ یہ جاگنا محبوب کی یاد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہجر اور جدائی کی کیفیت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور نیند وہ سکون ہے جو اس کے دوست کی موجودگی سے اسے نصیب ہوتی ہے۔ رات کا چراغ اور نیند، یہ دو الفاظ استعارات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے بغیر زندگی کی بے نوری اور بے سکونی کو یہ دو الفاظ ظاہر کرتے ہیں۔ اور شاعر نے یہاں پر چراغ جو ہے وہ چراغ کا لفظ روشنی امید کے لیے استعمال کیا ہے، اور اور وہ کہتے ہیں کہ نیند سکون اور راحت کا استعارہ ہے۔ اس شعر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بچوں یہاں پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ محبت کے بغیر انسان کی زندگی کی رات میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، یعنی کہ شاعر کی انسان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ شعر اس گہری حقیقت کو بھی بیان کرتا ہے کہ انسان کی سکونت صرف اس کی محبت میں، اس کے اپنوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اپنوں یا پیاروں کے بغیر انسان بے چین اور بے سکون رہتا ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ وہ سادہ الفاظ گہری بات کہتے ہیں، ایسی بات جو انسان کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اور یہ شعر بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کی خوشی، غم، رات کی روشنی اور نیند کا سکون، سب کچھ انسان کی محبت سے جڑا ہوتا ہے۔ اور ناصر کاظمی نے محبوب کو کائنات کا مرکز قرار دے کر، اپنی زندگی کا مرکز قرار دے کر، عشق کی معراج کو نہایت پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ بچوں آگے ہمارے پاس جو اگلا شعر ہے اس میں شاعر کہتے ہیں: میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو۔ اس کے اندر بھی آپ کو میں مفہوم دیکھنے سے ہی سمجھ آ جائے گی کہ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: اے میرے محبوب، محبوب ہم میں بہت فرق ہے، یعنی کہ شاعر میں اور اس کے محبوب دوست میں بہت فرق ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اگر تو بہار کے موسم جیسا آباد ہے تو میں خزاں کی طرح اجڑا ہوا ہوں، یعنی کہ شاعر اپنا اور اپنے محبوب کا موازنہ کر رہے ہیں، مگر انتہائی عاجزانہ انداز میں وہ موازنہ کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر عاشق اپنے محبوب کو بہت بڑا مقام دیتا ہے اور خود کو انتہائی کم تر اس کے سامنے محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے شاعر بھی اپنی حالت کو خزاں کی شام سے تشبیہ دے رہے ہیں، ایسی شام جہاں سب کچھ ماند پڑا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا autumn کے اندر پتے گر جاتے ہیں، شامیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی دلکشی ان میں نہیں پائی جاتی، کوئی رونق نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہی حال شاعر جو ہے وہ اپنا بیان کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہار کی رت کی طرح ہے، اسپرنگ سیزن کی طرح ہے، جس موسم میں پھول کھلتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، دنیا کی رنگینیاں اور خوبصورتیاں دیکھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا دوست جو ہے، شاعر کا جو دوست ہے، وہ بہار کے موسم کی طرح ہے جو اس کی زندگی میں خوشبو، رنگ اور زندگی کی روشنی لے کے آتا ہے۔ اور یہ بات شاعر کی محبت میں شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو خزاں میں ڈوبا ہوا محسوس کرتے ہیں اور اپنے محبوب اور محبت کو بہار کے مانند سمجھتے ہوئے اسے اپنی زندگی قرار دیتے ہیں۔ تو شاعر اپنے آپ کو خزاں کی شام کی حالت میں محسوس کرتا ہے جہاں سب کچھ سست اور پجمردہ ہوتا ہے، جیسے خزاں میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور ماحول غمگین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی کیفیت میں شاعر بھی کہتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا محبوب بہار کی طرح ہے جو اس کی زندگی میں خوشی اور رونق لے آتا ہے۔ اس شعر میں شاعر خزاں اور بہار کے متضاد موسموں کے ذریعے صنعت تضاد کا استعمال کر کے ایک خوبصورت تمثیل تخلیق کر رہے ہیں جو شاعر کی محبت کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس شعر کے ذریعے شاعر بتاتے ہیں کہ ان کے محبوب کے اندر ایسی خوبیاں ہیں کہ لوگ اس کو بہار کے موسم کی طرح انجوائے کرتے ہیں، یا بہار کے موسم کی طرح اس کے پاس خوش ہوتے ہیں، جیسے لوگ بہار کے موسم کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔
شاعر کا محبوب بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، لیکن شاعر کے اندر کوئی ایسی خوبصورتی یا ایسی کشش باقی نہیں رہی کہ لوگ اس سے مل کر خوش ہوں۔ تو مجھے امید ہے آج کے پہلے 4 اشعار آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اب آپ دوبارہ سے اس ویڈیو کو سنیں اور اس کی مدد سے تشریح اپنے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں، اور شاہین لرننگ ہب کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔